नमस्कार बच्चों, वर्चुअल क्लासेस के इस इंग्लिश सेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको विभिन्न पार्ट्स जो थे ग्रामर के अंतर्गत उनसे अवगत कराया था, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स वगैरह। और हम ये समझते हैं कि आपने इनको समझा होगा और इनका अभ्यास भी आप निरंतर कर रहे होंगे बच्चों, क्योंकि अंग्रेज़ी में आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास से ही व्यक्ति निपुण होता है। बच्चों, जैसे आप कोई मैच की तैयारी करते हैं या किसी खेल कूद की या रेस जीतने की तैयारी करते हैं तो आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं कि नहीं। तो इसी तरह बच्चों, पढ़ाई में भी आपको नियमित अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। बच्चों, अब अंग्रेज़ी सब्जेक्ट की इसी कड़ी में हम एक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी हमारी एक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट श्रीमती शालिनी गर्ग। हम इनका स्वागत करते हैं। ये आज ट्रांसलेशन के ऊपर आपसे चर्चा करेंगी, लेकिन मैं श्रीमती शालिनी गर्ग से चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी बेसिक चीज़ हमें बताएं जो बच्चों को ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, उसकी आधारभूत समस्या का निदान कैसे हो, इसके विषय में हमसे कृपया चर्चा करें। नमस्कार बच्चों, थैंक यू राहुल जी। जैसा कि राहुल जी ने आपसे कहा कि हम लोग आज ट्रांसलेशन की कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बीच राहुल जी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आज क्या तारीख है? मैडम, आज 18 तारीख है। और कल क्या तारीख थी? कल जाहिर बात है 17 तारीख थी। बिल्कुल ठीक, और कल क्या तारीख होगी? मैडम, जब आज 18 तारीख है, कल 17 तारीख थी, तो कल आने वाले कल में 19 तारीख होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और आज दिन क्या है? मैडम, आज मंगलवार है। और दिन कल क्या था? मैडम, आप मेरी कोई जनरल नॉलेज टेस्ट कर रही हैं क्या? कल सोमवार था। और एक मिनट, अब आप मुझसे आने वाले कल के लिए पूछेंगी, मैं पहले ही बता दूं कि कल बुधवार होगा। बिल्कुल ठीक। राहुल जी, आपने कहा कि कल सोमवार था जी, आज मंगलवार है जी, और कल बुधवार होगा, तो आपने ये है, था और होगा जी शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया। हाँ, ये प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये समय के हिसाब से इससे निर्धारित होता है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, आपने देखा सर ने कल जो बीत गया है, जिसे कि हम अंग्रेज़ी में यस्टरडे कहते हैं, आज जो चल रहा है टुडे, और कल जो आएगा यानी टुमारो, इनको अलग अलग बताने के लिए है, था और होगा का प्रयोग किया। अंग्रेज़ी में भी हम इसी तरह से कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैडम, कुछ उदाहरण देके आपको इस बच्चों को कुछ अगर समझाएं तो बच्चों को जानकारी बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं। बच्चों से मेरा आग्रह है कि वे अपने स्क्रीन की तरफ देखें ध्यान से। यहाँ पर वे कुछ वाक्य लिखे दिख रहे होंगे उन्हें, और मेरा ये भी अनुरोध है कि बच्चे मेरे साथ साथ उन्हें पढ़ें। चलिए, बच्चों की तरफ से आप पढ़ें, उसके बाद मैं दोहराऊंगा। बिल्कुल, और धन्यवाद। बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में दोहराएंगे। बिल्कुल। राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। हाँ जी। राम खेल रहा था। राम खेल रहा था। अगला वाक्य है राम खेल रहा होगा या खेलेगा। राम खेल रहा होगा या खेलेगा। हाँ जी। अंग्रेज़ी में हम अगर इन्हीं वाक्यों को पढ़ें तो हम देखेंगे राम इज़ प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। राम वॉज प्लेइंग। राम वॉज प्लेइंग। राम विल बी प्लेइंग। राम विल बी प्लेइंग। हाँ जी। राहुल जी, अगर हम देखें और बच्चे आप भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ शब्दों को जिन्हें हमने बहुत ज़ोर देकर के पढ़ा, ब्लू कलर से दर्शाया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमने कुछ शब्दों को ब्लू कलर से दर्शाया है और उन्हें हमने पढ़ते समय भी ज़ोर देकर कहा होगा? हाँ मैडम, इन वाक्यों में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि राम तीनों वाक्यों में है। हाँ खेल जी, रहा भी तीनों वाक्यों में। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ ली राहुल। लेकिन जो नीले अक्षरों की आप चर्चा कर रही हैं वो अलग अलग हैं। हाँ, केवल इसी प्रकार अंग्रेजी में भी है। बिल्कुल ठीक। जो समय हमारा बदल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे हिंदी में तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि है
यानी जो अभी चल रहा है, था यानी जो बीत गया है, और होगा यानी कि जो आगे होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अंग्रेज़ी में प्रेजेंट को हमने इस की मदद से बताया है, वॉज पास्ट बताने का काम कर रहा है, और विल बी की सहायता से हमने फ्यूचर टेंस को बताया है। मैडम इसको क्या और क्लियरली आप बता सकती हैं, थोड़ा अलग अलग करके, जिससे बच्चों को और स्पष्ट हो जाए? हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं बच्चों को इनवाइट करूँगी कि वो हमारी अगली स्लाइड देखें। अच्छा, हाँ, इसमें भी हमने वही वही वाक्य वाक्य लिए लिया हैं। है। बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट बिल्कुल वही है जो पहले लिया था, या हम जो अभी पढ़ चुके हैं, राम। और जो हमारा मुख्य वर्ब है प्लेइंग, वो भी कॉमन है। लेकिन आप देखेंगे कि फिर से हमारे जो ब्लू कलर के अक्षर हैं, इज़, वॉज और विल बी, ये बदल रहे हैं। अच्छा। ऐसा ही बच्चों, हिंदी में भी है। जी हाँ, जैसे मैडम ने भी बताया कि तीनों वाक्यों में 3 वाक्य अंग्रेजी के लिखे हैं और 3 वाक्य हिंदी के लिखे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। राम इज प्लेइंग, राम वाज प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग। हाँ जी। तीनों वाक्यों में राम 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 यानी कर्ता या कर्ता सब्जेक्ट, तीनों में एक जैसा है, जिसे अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हाँ हैं। जी। और मुख्य वर्ब प्लेइंग, मतलब वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो प्लेइंग 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 हाँ जी। तीनों में एक जैसी है। हाँ सिर्फ इज, वाज और विल बी बदल रहा है। हाँ जी। इसी प्रकार हिंदी के वाक्य में भी राम राम राम, हाँ जी। ये एक ही है। हाँ। और खेल रहा खेल रहा खेल रहा तीनों वाक्यों में एक जैसा है। हाँ, जो मुख्य क्रिया है, जी, जो काम राम कर रहा है, वो एक है। खेलने का ही। अगर मैं कहूँ राम खेल रहा, तो इससे कोई बात क्लियर नहीं समय होती। का पता नहीं चल पाएगा हाँ, कि मेरी ये बात जो है अधूरी सी specific, हाँ, लगेगी। अधूरी लगेगी। जी। ऐसा ही अंग्रेजी में कहूँ राम प्लेइंग, तो इससे तो कोई बात क्लियर नहीं हुई। लेकिन जब मैंने कहा राम इज प्लेइंग, जी तब मुझे ये समझ में आया, आपको भी समझ में आया, हाँ जी कि राम अभी खेल रहा है। जब मैंने कहा आई एम टीचिंग, जी तब इससे मुझे ये समझ में आया, आपको भी समझ में आया कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ। येस्टरडे समवन एल्स वॉज टीचिंग, तो अगर मेरे को ये बताना है कि कल कोई और खेल रहा था, तो मुझे कल कोई और खेल रहा था या कल कोई और पढ़ा रहा था, तो बच्चों हम वॉज की सहायता लेंगे। जैसे कि मैडम अर्चना वॉज टीचिंग येस्टरडे। ऐसा ही अगर कल मान लीजिए मिस्टर राहुल आपको पढ़ाएंगे, तो हम कहेंगे मिस्टर राहुल विल बी टीचिंग टुमारो। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो रहता है वह तो वही रहता है, पर्सन के हिसाब से हम उसका नाम भले ही बदल दें, लेकिन क्रिया जो है वह भी वही रहे। और समय बताने के लिए हमने जिन शब्दों को बदला वे थे इज़, वॉज और विल बी। अच्छा मैडम, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम सब्जेक्ट हो गया और प्लेइंग हमारे मुख्य वर्ब हो गया। हाँ जी। लेकिन जो सहायक क्रिया है, हाँ जी। इज, वाज और विल बी, हाँ जी। जैसे कि हिंदी में है, था और होगा है, इसका बहुत महत्व है। हाँ जी। इससे ही काल का हमें एक शब्द आपने राहुल जी अभी यहाँ पर बोला, सहायक क्रिया। जी इसे अंग्रेजी में हम हेल्पिंग वर्ब्स जी, कहते हैं, जी। ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि सहायक शब्द से समझ में आता है, सहायता करने वाली, हाँ, हेल्पिंग। सहायता करने वाली, अच्छा। ये मुख्य वर्ब की सहायता करते हैं। मुख्य वर्ब जो है वो एक्शन बताने का काम करता है, और सहायक क्रिया जो है वो उस एक्शन का समय बताने का काम करती है। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करें हाँ तो जी, अगर बच्चे हम इसका लोग उपयोग समझेंगे। अगली स्लाइड देखें तो आप देखेंगे कि पहले जो आपने तीनों वाक्य देखे उनमें कर्ता एक ही है। हम एक जैसे- बार फिर से पिछली स्लाइड देखते हैं। जी जैसे कि कर्ता यहाँ पर राम ही है, जी, हमारा कर्ता जो है यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, राम। मतलब पहले वाक्य में भी राम है, दूसरे वाक्य में भी राम है, तीसरे हाँ वाक्य में जी। भी राम है। और अगर आप दोबारा देखेंगे तो प्लेइंग यानी क्रिया, तीनों वाक्यों में क्रिया भी एक ही है, जी प्लेइंग। प्लेइंग। पहले मैडम फिर से बता दें बच्चों को पुराना पहले वाली स्लाइड, जिससे हाँ स्पष्ट जी, हो जाए बच्चों को। पिछली स्लाइड में बच्चों को याद होगा कि आखिरी कॉलम में प्लेइंग जो लिखा हुआ है, या हिंदी में आप देख रहे हैं खेल रहा, जी ये तीनों वाक्यों में चाहे वे किसी भी टेंस के हों एक है। जी तो आखिर काल या समय या टेंस का पता लगाने के लिए हमें किसकी सहायता मिल रही है? यहाँ पर है, था या होगा, बिल्कुल सही। जैसे अंग्रेजी इसीलिए- में इज, वाज और विल बी की। ठीक, इसीलिए हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब वर्ब कहते हैं। कहने लगते हैं। और इसके अलावा एक बात और है, अगर आप हिंदी के वाक्य देखेंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो
मुख्य क्रिया के बाद में आ रहा जी है। जी, और अंग्रेजी में पहले में है। हाँ जी। अच्छा, तो बच्चों को ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि ट्रांसलेशन के समय वो ये ध्यान रखें कि जो अंग्रेजी में वाक्य बनेगा उसमें वो हेल्पिंग वर्ब को मुख्य वर्ब के पहले ही लिखें। तो मैडम ये जब हम इसको ट्रांसलेशन का अभी आगे का जब विस्तृत रूप से बताएंगे तब आप इसका मेरे ख्याल से सूत्र बताएंगी तो बच्चों को स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो बिल्कुल। अभी पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उसके हेल्पिंग वर्ब उपयोग के बारे में अपन बात करते जानकारी हैं। तो बच्चे कृपया अगली स्लाइड में से कुछ नोट्स लें और ये डेफिनेशंस अपने पास नोट करें कि क्रिया का समय भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल दिखाने वाले शब्दों को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। मतलब इनका समय बताने का काम है सहायक हाँ क्रिया जी, का, तो इसको सहायक टाइम टेलिंग क्रिया- भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम जी। टेलिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन्हें ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। और जो मुख्य क्रिया है वो तो सिर्फ एक्शन बताती है, एक्शन चूंकि वही है जी इसलिए वो तो शब्द वही रहेगा, जी। लेकिन एक्शन का समय अगर बदल रहा है। जैसे आप स्कूल में पढ़ाने जाती हाँ हैं, जी, आज गई बिल्कुल, हैं, हाँ। आज आपने क्लास ली, हाँ आपने जी। कल भी पढ़ाया, हाँ और जी। आप ने आज भी पढ़ाया और आज आप कल भी पढ़ाएंगी। हाँ जी। आप वही रहेंगी, हाँ। आपका काम वही रहेगा, बिल्कुल ठीक, लेकिन समय बदल जाएगा। समय बदल जाएगा। अच्छा। हमने शुरू में बात करी थी राहुल जी, मैंने आपसे तारीख पूछी थी। जी जी तारीखें कल, तारीख तो रोज होती है, जी। कल अलग तारीख थी, आज और कल दूसरी होगी। अच्छा, कल थी, आज हाँ। है, और आने वाले में कल में होगी। हाँ जी। अच्छा, इसीलिए आपने ऐसी शुरुआत करी थी। इसलिए आप अगर देखेंगे कि जब भी हम समय की बात करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता लेनी ही होगी। हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी आप जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं और जैसा कि हम लोग बार बार वर्ब और हेल्पिंग वर्ब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जी। तो बच्चों मैडम वर्ब, जैसे यहाँ पर मैं आपको सॉरी थोड़ा हाँ जी, आपको बिल्कुल, इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन मेरे मन में एक जो वो संदेह हाँ, शक पैदा हो बिल्कुल, रहा है, तो बिल्कुल। वो मैं आपसे डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ। प्लीज। जैसे अभी आपने ये चार्ट में हमें 5 प्रकार से दिखाई हैं वर्ब्स की, लेकिन समान रूप से क्लास में या हम जो समझते हैं वर्ब को 3 रूप में ही समझते हैं, 3 हाँ। फॉर्म से उसके देखें, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ आपने प्रेजेंट टेंस के 2 आपने कॉलम बनाए हैं, फिर पास्ट फॉर्म बताया है, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताया है, फिर एक 5वां आपने एक अलग इंक फॉर्म बताया है। तो क्या ये एक विशेष कारण से या वर्ब को समझने में बच्चों को थोड़ी आसानी रहेगी इस वजह से बताया है? थोड़ा इसको स्पष्ट करें मैडम। हाँ राहुल जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मैं अपने शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूंगी कि वो इसे नोट करें कि हमने जो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का टेबल प्रस्तुत किया है उसमें 5 कॉलम्स रखे हैं। अगर मेरे अध्यापक साथियों ने ध्यान दिया होगा, और राहुल जी आप भी एग्री करेंगे जी, कि जी। वर्ब जो है वो भाषा की रीढ़ है, जाहिर बात आधार है। जी हाँ। तो अगर रीढ़ की देखभाल और समझ पूरी तरीके से हो जाए तो मुझे लगता है कि आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और स्ट्रक्चर भी बड़ा सुघड़ हो जाएगा। ये भी कहा जाता है नो सेंटेंस इज कंप्लीट कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जाहिर है कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसे हमें बिल्कुल डिटेल में और बच्चों के संदेहों को दूर करते हुए इनिशियल स्टेजेस में ही क्लियर कर देना चाहिए। बच्चों, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही हमने इसे 5 कॉलम्स में प्रस्तुत किया है। राहुल जी, आप मुझे बताएंगे कि प्ले जो क्रिया है उसके कौन से 3 फॉर्म्स होते हैं? पहला फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस में है तो प्ले होता है, दूसरा जो पास्ट टेंस में है प्लेड होता है, और तीसरा जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी प्लेड होता है। हाँ बच्चों, आपने भी अभी तक ऐसे ही 3 फॉर्म्स याद किए होंगे, लेकिन अगर हम पुरानी स्लाइड्स देखें जिन्हें कि हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पर लिखा है प्लेइंग। जी हाँ, ये कहाँ से अलग आया? फॉर्म हो गया, ये तो अलग फॉर्म हो गया। और हम कभी कभी ये भी कहते हैं राम प्लेज, ही प्लेज, जब मैं बात कर रही हूँ किसी दूसरे के बारे में, या हम प्लूरल बोल रहे हैं बॉयज़ प्ले, लेकिन सिंगुलर जब का प्रयोग करते हैं तो हम प्लेस कर देते हैं जी उसे, हाँ। तब फिर वो भी एक नया फॉर्म हो गया वर्ब का। आई प्ले और ही प्लेज। ही प्लेज, वेरी हाँ, गुड। हाँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्ब की उन 3 फॉर्म्स के अलावा भी 2 फॉर्म्स होती हैं जिनका कि हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें हमने उन दोनों फॉर्म्स को भी समाहित करने का प्रयास किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपके 3 फॉर्म्स ही लिए हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट फॉर्म जिसे आप कहते हैं उसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है, प्लूरल और सिंगुलर। अगर आप भी इस तरीके से
पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आगे जब ट्रांसलेशन करेंगे तब उसमें सहायता मिलेगी। अच्छा, मैडम, एक और कॉलम हमने आखिरी में जोड़ा है मैं 3 ये फॉर्म्स के पहले अलावा। कॉलम्स के प्रेजेंट फॉर्म जो आप बता रही हैं, तो ये तो बच्चों को अपन जानकारी देते ही हैं कि वर्ब की जो मूल रूप है हाँ जी, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हाँ है। बिल्कुल ठीक। तो इसको ये सिंगुलर फॉर्म में ईएस जोड़ के बनाया गया है। हाँ जी, देखिए एस ई एस या आई एस सिंगुलर के साथ जोड़ना पड़ता है हमें, और ये जो सारे नियम हैं जी। ये स्पेलिंग रूल्स के साथ, आशा है मेरे मित्रों ने आपको पहले भी बताए होंगे और आपके टीचर्स ने भी, उसी की सहायता से आप किसी जो शब्द है आपके सामने उसे सिंगुलर में वर्ब को एस ई एस या आई एस लगा करके अच्छा मैडम, प्रयुक्त आप करेंगे। ये कहना चाह रही हैं कि जिस नियम के अंतर्गत हम संज्ञा को प्लूरल बनाते हैं, हाँ जी। उसी नियम के अंतर्गत हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। नहीं S राहुल लगाकर। जी, बनाते तो हैं लेकिन एक मुख्य अंतर जी। है। अगर आप ध्यान दें तो नाउन में आप सिंगुलर में बोलते हैं बॉय, जी, लेकिन प्लूरल में आप बोलते हैं बॉयज। तो आपने एस कहाँ लगाया? हाँ, प्लूरल बनाने के। मतलब वही मैं कह रहा हूँ हाँ जी। कि एस ई एस और आई एस लगाकर नाउन को तो प्लूरल बनाते हाँ। हैं, लेकिन एस ई एस और आई एस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बनाया बिल्कुल जाता है। ठीक। अच्छा, ये बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है वर्ब के साथ। नाउन से उल्टी प्रक्रिया है। मैडम, थोड़ा आप टेली टॉप पे अगर बच्चों को एक आध स्पेलिंग नाउन की और प्लूरल बनाकर और वर्ब को सिंगुलर बना के करें तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल राहुल जी। बच्चों, आप टेली टॉप पे देखें, मैडम आपको नाउन और वर्ब की प्रक्रिया को समझा रही हैं। अब हम लोग एक नाउन लेते हैं सिंगुलर, जैसे कि बॉय। जब मेरे को इसे प्लूरल में चेंज करना है तब ये क्या बन जाता है? बॉयज। BOYS। एस, यहाँ आपने एस ये जो जोड़ा है। एस है ये मैंने प्लूरल करने के लिए जोड़ा है। इससे ये समझ में आता है कि एक लड़का और एक से अधिक लड़के। मैडम, लेकिन जैसे जब बच्चों को आम बहुत पसंद है, मैंगो। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंगो को कैसे बनाएंगे आप प्लूरल? मैंगो में मैं क्या जोड़ूंगी? हाँ, बच्चों ने ठीक बताया, ये तो उन्हें पता है मुझसे जी। पहले। ईएस जोड़ेंगे, यहाँ पर मैंने ईएस जोड़ा, तो जोड़ ये दिया। प्लूरल हो गया। ये प्लूरल हो गया। जी। और आप देख रहे हैं कि बॉय और मैंगो दोनों ही संज्ञा है, संज्ञाएं noun हैं, है। nouns अब हैं। वर्ब के साथ कैसे करेंगे मैडम? अब अगर हम इसी स्थान पर वर्ब ले लें और ये सिंगुलर, जब मैं कहती हूँ सिंगुलर वर्ब तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये सब्जेक्ट से गवर्न्ड होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तब मैं क्या कहती हूँ? गो। जैसे आई गो फर्स्ट पर्सन के साथ हो गया। फर्स्ट पर्सन के अब साथ। जैसे हम मैं कह रहा हूँ वह जाता है, तब क्या हो जाता है? ही गोज। आप अगर अपने चार्ट में देखेंगे तो हमने गो के साथ ईएस ES लगा लगाया रखा है है। सिंगुलर में। तो वो अच्छा। गो प्लस ईएस इसीलिए लगाया है क्योंकि हमने उसे सिंगुलर में लिया है। अच्छा, ईएस लगाकर हाँ जी। वर्ब को सिंगुलर बनाया है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर यही प्ले होता, जी प्ले, प्ले भी एक क्रिया है। जी इसे खेलना। अगर मुझे हाँ जी प्लूरल में लेना है तो ये क्या हो जाएगा? प्लेज। यहाँ पर मैंने सिर्फ एस लगाया, यहाँ ईएस ये नहीं लगाया। इसको एस लगा के इसको सिंगुलर बना दिया हाँ आपने। जी। प्ले प्लूरल है प्ले प्लूरल है जी और प्लेज सिंगुलर है। जी। तो बच्चों, जैसे संगीता जी ने अभी आपको बताया, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जिस तरह एस ई एस और आई ई एस लगाकर नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं, यानी संज्ञा को हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, ठीक उसके विपरीत वर्ब में एस ई एस और आई ई एस लगाकर उसे सिंगुलर यानी एक वचन में परिवर्तित किया जाता है। हाँ जी। अब मैडम, अगले उसके फॉर्म्स के बारे में बताएं वर्ब के। हाँ, जो पास्ट फॉर्म है उसको अगर ध्यान से देखेंगे, सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। वेंट लिखा है वहाँ पर, और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग। बच्चों, पास्ट फॉर्म जो है वो केवल पास्ट एफर्मेटिव में काम आता है। जी। इसके अलावा जब भी हमें पास्ट फॉर्म को नेगेटिव या इंटरोगेटिव दर्शाना होता है तो हम प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल, जिसे कि आप थर्ड फॉर्म के रूप में जानते हैं, उसे हम परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसे परफेक्ट
के नाम से भी जानते हैं, परफेक्ट फॉर्म के नाम से। परफेक्ट फॉर्म के नाम से भी अच्छा जानते मैडम, हैं। मतलब किसी भी काल में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, हाँ जी। उसके परफेक्ट टेंस में हाँ, यही फॉर्म, थर्ड केवल फॉर्म परफेक्ट जब होगा, जी हाँ, राहुल तभी ये फॉर्म ध्यान इस्तेमाल होगा। रखें कि केवल परफेक्ट जब होगा तब हमेशा हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह जब भी आप कंटिन्यूअस शब्द देखेंगे तब आप वर्ब की जो लास्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म जिसे हमने लिख रखा है कॉलम में उसे प्रयुक्त करेंगे, फिर के चाहे वह परफेक्ट के साथ भी क्यों ना आए। जी जी। इसलिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स हैं उनमें तो हमने आईएनजी वाला यानी लास्ट कॉलम जो है आपका फिफ्थ कॉलम उसके फॉर्म आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया। मतलब जब काम निरंतर चल रहा है, हाँ जी। निरंतरता की प्रक्रिया में है, हाँ। तब वो इंग फॉर्म, हाँ। इंग फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ब के आखिर में हम इंग जोड़ते हैं, हाँ जी, इसलिए इंग फॉर्म कहलाता है, हाँ, जो बिल्कुल निरंतरता बताता बिल्कुल है ठीक। काम की। इसकी पहचान के बारे में आपको आगे की क्लासेस में भी बताया जाएगा। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि परफेक्ट जितने भी हमारे टेंसेस हैं उनमें इस्तेमाल होगा, और पास्ट जो है वो केवल पास्ट अफर्मेटिव में भूतकाल के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल होगा, और बाकी के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इसे इस तरह से याद कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अगर जब भी आप वर्ब्स की, तो आपको ट्रांसलेशन में या आगे अपने एक्सप्रेशंस में भी बहुत सहायता मिलेगी। मेरा शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि वे छात्रों को बहुत सारी क्रियाएं दे करके और इस तरह से टेबल जो है बनाने की होमवर्क दें और प्रैक्टिस करवाएं। जैसा कि अभी शालिनी मैडम ने शिक्षक साथियों से निवेदन किया, मेरा भी उनसे अनुरोध है कि विशेष रूप से जैसा कि आप स्क्रीन पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टेबल देख रहे हैं, इसमें प्रेजेंट फॉर्म जो प्लूरल और सिंगुलर है, इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। हाँ जी। तो बच्चों को पर्सन्स का जैसे कि पहले थोड़ी जानकारी दी गई है, तो उसको आप फिर से रिवाइज करवाएं और ये उनको स्पष्ट करें कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल रूप में कब इस्तेमाल होती है और सिंगुलर रूप में कब इस्तेमाल होती है। तो बच्चों को जैसे एक मोटी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पर्सन्स यानी पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल रूप में इस्तेमाल होती है। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पुरुष, उसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष में केवल प्लूरल में जब बात होती है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप में इस्तेमाल केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही होता है। जैसे थर्ड पर्सन का एक उदाहरण लें कि वह जाता है, वह जाता है, ये एक वचन में है तो आएगा ही गोज़, और बहुवचन में वे जाते हैं अर्थात दे गो। तो इसके विषय में मैं शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को थोड़ा स्पष्ट रूप से क्लास में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ समय का अभाव होता है, इसलिए हम ये डिटेल में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। अब मैडम मैं चाहूँगा कि इसमें जो अभी हम जानकारी बच्चों को दे रहे हैं, हाँ उसमें हम अगला कदम रखें। बिल्कुल, राहुल जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट फॉर्म की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर दी हैं। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इस टेबल का आपको ट्रांसलेशन में उपयोग करना है। हम अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हमने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। मतलब एक ही प्रकार लिया है क्योंकि समय हाँ हमारे जी। पास थोड़ा, मैंने जैसे पहले निवेदन किया था, कम है, और इसमें आपने एफर्मेटिव सेंटेंस लिए हैं, हाँ मतलब जी, सकारात्मक बिल्कुल, वाक्य लिए हैं। सकारात्मक। पहले की क्लासेस में आपको उन छात्रों को पहले से बताया जा चुका है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस which make a positive statement. Affirmative sentences are sentences which make a positive statement. जहाँ पर बात जो है वो सकारात्मक होती है। इसके लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल में प्रयुक्त होने वाले स्ट्रक्चर्स
किस तरह से इस्तेमाल होंगे ये आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। राहुल जी, अगर हम ध्यान से देखें जी तो जो हमारा सबसे पहला कॉलम है सब्जेक्ट इन पर्सन, जी इसमें हमने पहले तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रख रखा है जी और फिर उसके बाद फर्स्ट को हमने सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड को भी अलग से सिंगुलर और हाँ प्लूरल शालिनी में जी, बांटा है। इसी विषय में मैंने बच्चों का भी जो हाँ। चर्चा करी थी वो चार्ट आ गया है, तो हाँ, बच्चे इसको बिल्कुल। और अच्छे से समझ तो लेंगे। इस बात को आप उसी रेफरेंस में देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपका कर्ता बदलता है तो आपको उसके साथ क्रिया में क्या परिवर्तन लाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मैं जाता हूँ, आई गो। प्लूरल में हम जाते हैं, वी गो। राहुल जी, आपने और हमने बच्चों को बताया है जी। कि जब हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में ईएस लगाते हैं, जी। लेकिन आई के साथ हमने गो क्यों लगाया है? मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप बच्चों को ये बताएं। जैसा कि मैं बच्चों आपको पहले भी बताया था, आप अपने स्क्रीन्स पे देखें, ये आई गो, आई मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कहने वाला अपनी बात कह रहा है, फर्स्ट पर्सन में है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है और शालिनी जी ने भी बताया कि वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होता है। जो सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट परिवर्तित होता है उसके साथ हमारा वर्ब भी परिवर्तित होता है। हाँ जी, लेकिन नियम अनुसार जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में लगती है। हाँ जी। तो हमें एक मालूम और है बात है राहुल जी, हम हिंदी में भी बात करते समय कई बार खुद के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जी मुझे लगता है कि हम का जो प्रयोग हिंदी में है उसी तरीके से आई का प्रयोग अंग्रेजी में भी होता है। जी तो बच्चे उसे उस तरह से भी समझ सकते हैं कि आई और यू के साथ हम लोग कभी कभी एक्सेप्शनली जी। गो का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आप सेकंड पर्सन में देखें, हाँ जी। सेकंड पर्सन में भी तुम जाते हो हाँ। और तुम सब जाते हो। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन में भी वर्ब का जो ये सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ हाँ होता जी। है। और थर्ड पर्सन में आप देखें, मतलब अन्य पुरुष में जब आप देखेंगे हाँ। तो आप पाएंगे कि ही या शी गोज। हाँ जी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में केवल हमारे सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब की सिंगुलर फॉर्म के साथ होता है। और शालिनी जी ने जैसे आपको पहले बताया है कि वर्ब को हम सिंगुलर SES या IES लगा के, जो भी नियम है स्पेलिंग के, उसके अंतर्गत करते हैं। और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में वे जाते हैं, इसको भी हम दे गो, अर्थात यहाँ पर भी सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म के साथ होता है। हाँ जी। राहुल जी, हम लोग स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दें। जी हाँ। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम लोगों ने आपको हिंदी में वाक्य लिखा है, उसके अगले कॉलम में अंग्रेज़ी में उसे ट्रांसलेट करके लिखा है, और हमने जो बातें आपको बताई उन सारे नियमों को एक स्ट्रक्चर या कि सूत्र के रूप में पिरो करके दे दिया है, ताकि आप उसकी सहायता से बहुत आसानी से उन्हें ट्रांसलेट कर सकें। मैडम, मैं चाहूँगा कि अब एफर्मेटिव की जानकारी अपन ने काफ़ी दे दी, हाँ। अभी नेगेटिव की भी दे दें, क्योंकि अपने पास समय का अभाव है। तो मैं हाँ चाहता हूँ इस बीच बच्चों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी जानकारी दे दी जाए। बिल्कुल राहुल जी, मुझे लगता है अब तक उन्होंने स्ट्रक्चर्स भी जी हाँ। उतार लिए होंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा था कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो सकारात्मक होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक होते हैं। दे डिक्लेयर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, और इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हैं, उनको हमने अगेन वी हैव डिवाइडेड देम इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड देम विद द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। यहाँ पर अगेन आई विल लाइक टू रिमाइंड देम कि जो हमने रूल उन्हें बताया था कि पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया है। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, यू ऑल डू नॉट गो, ही शी डज नॉट गो, दे डू नॉट गो। यहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने हाँ डू जी। की जगह डस का प्रयोग का किया है, प्रयोग मतलब किया सिंगुलर है। फॉर्म में प्रयोग हाँ किया जी। है। मैडम, अब इंट्रोगेटिव का बता दें। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से तो सभी को ही परिचित हैं। जितने भी प्रश्न पूछने वाले वाक्य हैं वे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और इन्हें भी हमने चार्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए
अलग अलग सिंगुलर और प्लूरल में स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। जैसा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आप देख सकते हैं, पहला वाक्य है क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। स्ट्रक्चर लास्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। मतलब तीनों ये सभी पर्सन्स में हाँ सिंगुलर जी। प्लूरल में हाँ स्ट्रक्चर करीब करीब एक ही है। बिल्कुल डू ठीक। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में हाँ जी, डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, क्योंकि डज, चूंकि ये एग्रीमेंट इसका सिंगुलर वर्ब के साथ हाँ है, जी। इसलिए हमने डू के स्थान पर डज का डस का प्रयोग प्रयोग किया किया है। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये ट्रांसलेशन के विषय में जानकारी मिल गई होगी, और हमें ये भी जानकारी शालिनी जी ने दी कि समय का परिवर्तन, जो काल का परिवर्तन मुख्य रूप से सहायक क्रिया, जिन्हें हम टाइम टेलिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, उनसे किया जाता है। उसका निर्धारण, समय का निर्धारण मुख्य रूप से टाइम टेलिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रिया पे ही आधारित रहता है। बच्चों, अब इसी विषय में हम अगली कक्षाओं में आपको और विस्तृत जानकारी देंगे। इसके साथ ही हमारा चूँकि समय पूरा हो रहा है, हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।